नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में शुरू हुए टकराव की, एसआईआर पर बढ़ते बवाल की, जानेंगे राहुल के आरोपों पर कहां चुनाव अधिकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर, मतदाताओं को क्यों धमका रहे हैं एनडीए के नेता, देखेंगे चंडीगढ़ को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल में फिर शुरू होते बवाल की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जस्टिस गवई सीजीआई पद से हुए रिटायर। 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ग्रहण करेंगे पदभार। देश के 53वें सीजीआई बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव के दौरान बीजेपी पर ईवीएम में धांधली के आरोप। विपक्षी पार्टी बीजेडी ने खोला मोर्चा, चुनाव आयोग से शिकायत करेगा विपक्ष। जानलेवा बन गई है बीजेपी की वोट चोरी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग के लगाए आरोप। गुवाहाटी टेस्ट में मजबूत स्थिति में दक्षिण अफ्रीका, पहली पारी में बनाए 489 रन। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने बिना विकेट खोए 9 रन बनाए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गए हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन अभी तक विधायकों के शपथ लेने का दिन तय नहीं हुआ है, क्योंकि नई विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाएगा अभी यही तय नहीं हो पाया है। अब पूरा फोकस विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर आ गया है। बीजेपी और जेडीयू में इसे लेकर टकराव दिखने लगा है, तो वहीं चुनाव के नतीजों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। बिना किसी शोर शराबे के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई टकराव नहीं है, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त तनाव दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपना विधानसभा स्पीकर बनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में जो सियासी हालत बन गए हैं उसमें विधानसभा स्पीकर का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि गठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सदन की कार्यवाही के संचालन के साथ ही शक्ति संतुलन का केंद्र भी बन गया है। ऐसे में स्पीकर का पद बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। बीजेपी की तरफ से इस पद के लिए गया टाउन से विधायक प्रेम कुमार, बेतिया से विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर रेणु देवी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जेडीयू भी इस पद को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। उसकी तरफ से झाझा के विधायक दामोदर रावत और आलमनगर से विधायक नरेंद्र नारायण यादव के नाम को आगे रख दिया गया है। जेडीयू का कहना है कि विधान परिषद में सभापति पद बीजेपी के पास है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू को मिलनी चाहिए। गठबंधन के लिए ये सही भी रहेगा, तो बीजेपी इससे सहमत नहीं है। यानी विधानसभा स्पीकर पद को लेकर पेच बुरी तरह से फंस गया है। तो सवाल चुनाव नतीजों पर भी उठ रहे हैं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, चुनाव नतीजे महीनों तक चली जनसुराज यात्रा के दौरान उनकी टीम को मिले फीडबैक से मेल नहीं खा रहे। कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुछ अजय शक्तियां खेल रही थी। जिन पार्टियों को लोग मुश्किल से जानते थे उन्हें लाखों वोट मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कई चीजें मेल नहीं खाती। कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ। महागठबंधन ने भी चुनाव में हेराफेरी की बात कही है। आरजेडी ने कहा कि जल्द ही वो सबूतों के साथ चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए में संकट शुरू हो गया है, तो चुनाव आयोग के चलते अलग ही संकट खड़ा हो गया है। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया के चलते बीएलओ दबाव में दिखाई दे रहे हैं। समय कम और काम ज्यादा थमा दिया गया है। चुनाव आयोग तय समय सीमा बढ़ाने को भी तैयार नहीं दिख रहा है, जिसके चलते कई तो अपनी जान भी दे चुके हैं, और इसे लेकर राहुल गांधी ने तीखे सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। विपक्ष के तमाम सवालों और विरोध के बीच चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया को लागू कर रहा है। 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पिछले 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ ने खुद की जान ले ली। इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग पर उठते सवालों की कड़ी को और बढ़ा दिया है, और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया की निंदा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक अखबार की कतरन शेयर करते हुए लिखा कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, खुद की जान ले लेना। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता।
राहुल गांधी ने एसआईआर को एक सोची समझी चाल बताते हुए कहा कि यहाँ नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की गैर जरूरी दबाव से अपनी जान लेने की घटनाओं को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी के नेताओं को सचेत करते हुए कहा कि जो नेता इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे, उनका टिकट कटना तय है। यानी सपा यूपी में पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। वो इस प्रक्रिया में कोई ऐसी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है जिससे चुनाव आयोग को कोई मौका मिल सके। इस बीच एसआईआर के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने भी तमिलनाडु में एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीवीके ने अपनी याचिका में इस प्रक्रिया को मनमाना और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया। तमिलनाडु ही नहीं, पश्चिम बंगाल और केरल ने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 26 नवंबर को इन पर सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष की इसमें जीत होती है या चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखता है। बीएलओ की जान संकट में है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं भी दायर हो रही हैं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश हो रही है। वैसे वोट चोरी को लेकर चुनाव अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया था, जिसे लेकर अब कांग्रेस की नेता ने शिकायत कर एफआईआर दर्ज करवा ली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त में इस बात का खुलासा किया था कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी हुई है और अब इसे लेकर बेंगलुरु सेंट्रल की कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष वाई विनोदा ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए थे। ऐसा क्षेत्र के लोगों के चुनावी फैसले में हेरफेर करने के लिए किया गया था। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का जुड़ना अधिकारियों, एक राजनीतिक दल और निजी व्यक्तियों के बीच साठगांठ के बिना मुमकिन ही नहीं है। यानी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव आयोग और बीजेपी की संलिप्तता के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने भी धोखा और जालसाजी के आरोपों के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के तहत भी एफआईआर दर्ज की है। अब बात करें राहुल गांधी के खुलासे की, तो उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर जीत हासिल करने के लिए महादेवपुरा में गलत तरीके से 1 लाख वोट जोड़े थे। इनमें से 11,965 फर्जी मतदाता थे, 40,009 फर्जी पते वाले मतदाता थे और 10,452 मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग पतों पर थे। राहुल के आरोपों के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत ने पूरे मामले को कानूनी मोड़ दे दिया है। अब देखना यह होगा कि इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन जिस तरह वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का अभियान लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की नींद जरूर उड़ी हुई है। चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन एनडीए के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महाराष्ट्र में तो डिप्टी सीएम अब वोटरों को ही धमका रहे हैं। खुले मंच से धमकी दी जा रही है कि अगर वोट नहीं दिया तो कोई काम नहीं होगा। शिकायत चुनाव आयोग से की गई है, लेकिन कार्रवाई होगी, इसी पर सवाल बने हुए हैं। देखेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुणे जिले के मालेगांव में नगर पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वोटर्स से कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। उन्होंने प्रचार के दौरान वोटर से सीधे तौर पर कहा कि अगर वो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो फिर वो भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर के विकास के लिए फंड्स की कोई कमी ना हो। लेकिन अगर वोटर्स ने उनके उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं किया तो फिर वो भी फंड्स मुहैया नहीं कराएंगे। पवार ने कहा, अगर आप एनसीपी के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी ना हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन अगर आप मना करोगे तो फिर मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट है, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है। पवार के इस बयान को सीधे तौर पर वोटर्स के प्रति धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बयान की विपक्षी दलों ने आलोचना की है और अजित पवार को आड़े हाथों लिया है। शिवसेना यूपीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि ये धनराशि आम लोगों की तरफ से दिए गए टैक्सेस से आती है, न कि अजित पवार के घर से। अगर पवार जैसे नेता वोटरों को धमका रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? विपक्ष का साफ कहना है कि वोटर्स को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की धमकी देना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। मालेगांव नगर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 2 दिसंबर को होनी है, जहां अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी ने गठबंधन किया है। पवार का यह बयान चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
सवाल उठ रहे हैं कि अजित पवार की तरफ से अब कोई सफाई सामने आएगी या नहीं। तो वहीं सवाल ये भी बना हुआ है कि इस बयान पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। अजीत पवार खुलेआम वोटरों को ही धमका रहे हैं। उनकी सरकार पर पहले ही वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और इस बीच एक नया संकट पंजाब के सामने भी खड़ा होता दिख रहा है। चंडीगढ़ से उसका नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर पंजाब में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस विधेयक के तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की तैयारी है, जो राष्ट्रपति को सीधे कानून बनाने का अधिकार देता है। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के हाथ में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को चंडीगढ़ और पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। केजरीवाल ने इसे पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। जानकारों का मानना है कि आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को लाकर केंद्र सरकार इसका पूरा प्रशासनिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी और पंजाब के राज्यपाल की भूमिका को दरकिनार कर दिया जाएगा। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई जारी की। मंत्रालय ने कहा, चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केवल विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में चंडीगढ़ की शासन प्रशासन व्यवस्था या पंजाब हरियाणा के साथ परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है और सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मामला बढ़ता देख आनन फानन में गृह मंत्रालय की तरफ से ये सफाई सामने आई है। अब ये मामला कहां जाकर थमता है, ये तो देखना होगा। चंडीगढ़ को लेकर सरकार की सफाई भी सामने आ गई। कहा है कि उसका अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़ी यूनिवर्सिटियों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसके बाद केंद्र सरकार के इरादों पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है, जिसे लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने देश के मुसलमानों के हालात को लेकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मदनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की सफलताओं का हवाला देते हुए भारत के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में मुस्लिम मेयर बन रहे हैं, लेकिन भारत में हालात गंभीर हैं। भारत में कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता है और अगर कोई बन भी जाए तो उसे आजम खान की तरह जेल भेज दिया जाएगा। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलितों और ओबीसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटी में किसी भी मुस्लिम, दलित या ओबीसी वाइस चांसलर के न होने का दावा किया और आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी इन संस्थानों में सिर्फ अपने सदस्यों को नियुक्त करना चाहते हैं। को आप देखते हैं और क्या ये जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं, क्या उसको लेकर उनके ये मन की बात है? नहीं, मन की बात नहीं है। इसमें न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मदनी परिवार पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मदनी परिवार ने मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने और लूटने का काम किया है। लंबे समय से उन्होंने सरकारों से ग्रांट लिया और निजी स्वार्थ में काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का उत्थान नहीं किया। मदनी के इस बयान ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और देश में अल्पसंख्यकों के हालात पर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल में नए संकट की आहट की। भारत के पड़ोस में हर तरफ राजनीतिक उथल पुथल देखी जा रही है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें गद्दी से उतार फेंका। बांग्लादेश में अब भी चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नेपाल में जरूर राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले से देश में चुनाव से पहले गृह युद्ध छेड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखेंगे रिपोर्ट।
नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद चुनी हुई सरकार को लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार 5 मार्च 2026 को चुनाव करवाने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की बढ़ती सक्रियता एक बार फिर देश को सियासी उथल-पुथल की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ओली ने देश के लोगों, मीडिया और प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने के लिए अपनी पार्टी के तहत एक नई सुरक्षा यूनिट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी को देखते हुए नेशनल वॉलंटियर सर्विस बनाई गई। दरअसल हाल ही में एक बार फिर नेपाल में युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। सीपीएन यूएमएल की रैली के विरोध में जेनजी दोबारा प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान दोनों के बीच हिंसक झड़प की भी खबरें आई और इसे लेकर ही अब केपी शर्मा ओली ने अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है और आगामी चुनाव के लिए अपनी सुरक्षा यूनिट बनाने की बात कही है। वहीं नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सरकार को आम चुनाव के दौरान सिक्योरिटी पुख्ता करने के लिए आर्मी तैनात करने का सुझाव दिया है, जबकि गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए सभी 77 जिला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पत्र भेज दिया है। ऐसे में नेपाल में राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओली की घोषणा को लेकर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ओली देश की सरकार के अलावा अपनी समानांतर सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये देश की सत्ता को चुनौती होगी। यानी एक तरफ सरकार सेना को सक्रिय करने पर विचार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने खुद के सुरक्षा ढांचे के साथ मैदान में उतर रहा है, जो देश में गृहयुद्ध का रास्ता खोल सकता है, जिससे नेपाल फिर से अस्थिरता के दौर में चला जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।